हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हम लोग ने एलिमेंट, एटम्स, कंपाउंड और मॉलिक्यूल का डिफरेंस समझा था। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। टोटल 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। There are total 5 laws of chemical combination. The very first law is law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Conservation of mass. The second law is law of definite proportion. Third law is law of multiple proportion. Fourth law is Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law of combining volumes of gases. Combining volume of gases. And the fifth law is Avogadro's law. Avogadro's लॉ। ठीक है, तो ये 5 लॉ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो 5 लॉ है इसमें सबसे इजी वाला तो फर्स्ट वाला है, यानी ये पांचों लॉ इम्पॉर्टेंट है। सम बेसिक कंसेप्ट जो पहला अपना 11 का चैप्टर है उसमें ये पांचों लॉ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लॉ से। आप लोग ये लिस्ट लिख लीजिए, फिर हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सबसे पहला वाला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही तरह है। तो ये लॉ क्या कहता है? ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा या फिर केमिकल रिएक्शन होगा तो मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बट मास इज कंजर्व्ड। सो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ये है, ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज mass is neither created nor destroyed. Neither created nor destroyed, but conserved. तो लॉ कहता है कि जब भी कोई फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, मास ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। और ये बात सिंपल सही भी है, क्योंकि मास इज अ फिक्स क्वांटिटी इन द यूनिवर्स। ठीक है, दो चीज़ पूरे यूनिवर्स में फिक्स है, जो मास है और एनर्जी है। तो एनर्जी प्लस मास ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि सपोज एक कॉनिकल फ्लास्क है और इस कॉनिकल फ्लास्क में सपोज करो मैंने 10 ग्राम आइस लिया है। 10 ग्राम आइस लिया है, अगर मैं इसको मेल्ट कर दूं और इसको लिक्विड वाटर बना देता हूं, तो इसमें जो लिक्विड वाटर बन गया, ये आइस मतलब सॉलिड वाटर है, अब ये जो लिक्विड वाटर है उसका भी मास 10 ग्राम ही होगा। तो 10 ग्राम आइस ही अब 10 ग्राम लिक्विड वाटर बन चुका है। दैट इज वाई यहाँ पर मास कंजर्व हुआ है, ना ही क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ है। तो ये फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज के लिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बन को मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया,
अगर मैंने 12 ग्राम कार्बन लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 32 प्लस 12 कितना होता है? 44। अगर मैंने 1.2 ग्राम लिया, ये 3.2 ग्राम लिया, तो ये 4.4 ग्राम ही बनेगा, ना ही थोड़ा सा ज़्यादा ना ही कम। ये बनेगा 1200 ग्राम लिया हमने, इसको 32 ग्राम लिया, तो ये बनेगा 4400 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो लॉ ये भी कहता है कि सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट, sum of masses of reactant is always equal to sum of masses of product होता है, sum of masses of product होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग मास का जो रिएक्टेंट का जो मास है उसको ऐड कर दो, प्रोडक्ट का जो मास है उसको ऐड कर दो, तो वो हमेशा इक्वल होगा। तो ये हमारा सबसे पहला वाला लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब नेक्स्ट लॉ करेंगे हम लोग, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इसको ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ के लिए। अब जो अपना सेकंड लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट और फिक्स्ड प्रपोर्शन, फिक्स्ड प्रपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनाइट और फिक्स्ड प्रपोर्शन। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ ऐसा जो है एटॉमिक मास से रिलेटेड थोड़ी बातें हैं। जैसे हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, अगर ग्राम मिले तो 1 ग्राम, और अगर यू मिले तो 1 यू। आगे चल के इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कार्बन का 12 यू है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 यू है, ETC। तो कुछ एलिमेंट है जिसके एटॉमिक मास हमें जनरली पता होने चाहिए। अब अगर मैं वाटर ले लेता हूँ तो वाटर में जो है टोटल मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो टोटल मास ऑफ वाटर हो जाता है 18 यू, जिसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और अगर ग्राम में ले लो तो उसको 18 ग्राम कहते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, यू और जी का डिफरेंस क्या है आगे चल के, ठीक है। फिलहाल आप बस यही लीजिए कि 18। अब अगर मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है तो उसमें 18 यू है, उसका जो है मॉलिक्यूलर मास बोला जाएगा। इस 18 यू में 2 यू आपका हाइड्रोजन है और 16 यू आपका ऑक्सीजन है। इस चीज को अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100, तो ये आंसर निकल के आएगा 11.19%। सिमिलरली अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लेना चाहूँ तो 16 डिवाइड बाई 18 इंटू 100, ये निकल के आएगा 88.89%। और अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप जोड़ोगे तो 100% आ जाएगा इक्वल। ये बात हर कंपाउंड, हर एलिमेंट, हर मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड है। तो अगर कोई भी वाटर में दुनिया में कहीं से भी लाऊं उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.19 होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज 88.89% होगा। दुनिया में कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड लाओगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन फिक्स होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फिक्स होगा, या नंबर ऑफ कार्बन फिक्स होगा। तो इसी के लिए हम इस लॉ में क्या कह रहे हैं? लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन या डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो लॉ कहता है कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, स्टेटमेंट है इसका, a given compound
always contain the same proportion of element by weight या फिर by mass बोल सकते हैं, by mass, irrespective of its source, irrespective of source or method of preparation, तो कहने का मतलब है कि अगर हम कहीं से भी वाटर लाएंगे पूरे यूनिवर्स से, राइट, वाटर फ्रॉम एनी सोर्स यानी कि आई कैन ब्रिंग इट फ्रॉम नॉर्मल टैप, रेन, सी और सम डिफरेंट कंट्री, सपोज मैं जापान से लेके आता हूँ वाटर, will always contain 11.19% हाइड्रोजन, 88.89% ऑक्सीजन। तो दुनिया का कोई भी वाटर हो उसमें हाइड्रोजन फिक्स है, 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया से कोई और कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे वाटर का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। सेम इज ट्रू फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, सेम इज ट्रू फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। हर एक कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी आप लाओ, कोई भी मेथड से प्रिपेयर करो, उसका फॉर्मूला फिक्स है, CO2। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये लॉ यही कहना चाहता है कि एनी पर्टिकुलर कंपाउंड विल ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ले लीजिए इसको। ऑलराइट, चलो लेट्स गो फॉर द थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट लॉ देखते हैं हम लोग, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। देखिए इसमें जब 2 एलिमेंट है, सपोज एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, ये दोनों कंबाइन करके 2 से ज़्यादा कंपाउंड दे रहे हैं। सपोज AB कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं और AB2 कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट बी है, अगर आप देखो इस दोनों कंपाउंड में बी का नंबर अलग अलग है, इसमें 1 बी है और इसमें 2 बी, ठीक है। तो एलिमेंट बी इज कंबाइनिंग विद द फिक्स मास ऑफ ए। अगर मैं रेशियो निकालता हूँ, एलिमेंट बी का रेशियो निकालता हूँ ए के तुलना में, तो AB इज टू AB2 में अगर इनके बी के मास का रेशियो निकालूंगा तो वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर मैंने कार्बन, अगर हम एक एग्जांपल लें, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के 2 मल्टीपल कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है। एक है कार्बन मोनोक्साइड और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोक्साइड में 1 ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का मास कितना होता है 12U, ऑक्सीजन का मास होता है 16।
कार्बन का यहाँ पर अगेन 12U और ऑक्सीजन का 32U। ठीक है, तो अब इसमें कार्बन का मास तो फिक्स हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का मास अलग अलग है। तो जो ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है, अगर मैं उसका रेशियो निकालता हूं, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO एंड CO2, तो मुझे क्या आएगा 16:32, जो सिंपल बन जाएगा 1:2। और ये 1:2 नंबर कौन सा है? सिंपल होल नंबर। तो ये लॉ यही कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट A and B combines to form more than one compound, then the mass of element B that combined with fixed mass of A will always bear a simple whole number ratio। तो स्टेटमेंट ये है लॉ का कि when two element A and B combines to form more than one compound, जब वर्ड आ रहा है इसका मतलब ये कौन सा लॉ हो गया? मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी CnO इज कंबाइनिंग टू फॉर्म अ कंपाउंड इन मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक CO एक CO2। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो बहुत सारे मल्टीपल प्रोपोर्शन में बनाता है, NO NO2 N2O4 N2O5 N2O3। तो combines to form more than one compound, then the masses of B and masses of element B that combining with fixed mass of A is always a simple whole number ratio। अच्छा, होल नंबर का मतलब कंप्लीट नंबर, कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज सिंपल होल नंबर रेशियो। ले लो इसको प्लीज। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट लॉ, फोर्थ लॉ। जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज गे-लुजेक लॉ फॉर कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस। गे-लुजेक्स law for combining volume of gases। तो क्लियर है ये लॉ सिर्फ किसके लिए है? गैस के लिए। ठीक है, तो लॉ अगेन वेरी सिंपल है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करेगा तो वो बनाएगा अमोनिया गैस। ठीक है, तो इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा, नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, वो फिक्स होगा। इसका 1 वॉल्यूम होगा, इसका 3 वॉल्यूम होगा और ये 2 वॉल्यूम में बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने 1 लीटर नाइट्रोजन लिया, 3 लीटर हाइड्रोजन से कंबाइन कराया तो 2 लीटर अमोनिया बनेगा। अगर हमने 100 ml नाइट्रोजन लिया, 300 ml हमने हाइड्रोजन लिया, तो 200 ml अमोनिया बनेगा। अब यहाँ पर कोई मैथ्स नहीं होता है,
नॉर्मली आप सोचोगे कि 1+3=4 बनना चाहिए, ऐसा नहीं होता है केमिस्ट्री में। यहाँ पर इनके फॉर्मूला और बैलेंस केमिकल रिएक्शन की वजह से ये नंबर आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनका एक्चुअल फॉर्मूला लिख दूँ तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2 और अमोनिया गैस का फॉर्मूला है NH3। अब केमिकल रिएक्शन में अभी हम ही ने पढ़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल है कि जितना एटम नाइट्रोजन का लेफ्ट में उतना राइट में भी होना चाहिए। तो बैलेंस करा हमने इसको 2 और इसको 3, तो इस वजह से इसका रेशियो 1:3:2 आ रहा है। इसी तरह से किसी और रिएक्शन में अदर रेशियो आएगा, हर रिएक्शन का जो वॉल्यूम रेशियो वो फिक्स होता है, ठीक है। पर ये वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर होगा, ये लॉ यही कहना चाहता है। तो ये लॉ का स्टेटमेंट है कि when gases react to produce gas, they do so by simple ratio of volumes provided all gases are at similar temperature and pressure। यानी कि जब ये रिएक्शन हम करा रहे हैं तो नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, सबका टेम्परेचर सेम होगा, सबका प्रेशर सेम होगा। अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया दिया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो इसलिए इन सबका एक ही कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे ही रिएक्शन कराएंगे, तभी ये लॉ एप्लीकेबल है। और एकदम क्लियर है कि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए है, नॉट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक, चलो एक इसका और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन गैस when combines with oxygen gas it will form water, right? तो इसका जो रेशियो है इट इज 2 वॉल्यूम इज टू 1 वॉल्यूम इज टू 2 वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम रेशियो यहाँ पर आ रहा है 2:1:2। अगेन ये क्यों आ रहा है 2:1:2? इनके फॉर्मूला की वजह से, और बैलेंस करने के बाद ये रेशियो आएगा 2:1:2, ठीक है। फिर अब हमारा ये हो गया। सो लेट्स गो फॉर द लास्ट केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। लिख लीजिए इसको फटाफट। लास्ट लॉ है एवोगैड्रो लॉ। टोटल 5 लॉ थे, पांचों लॉ हमने कर लिए। जो 5th लॉ है दैट इज एवोगैड्रोस लॉ, एंड अगेन दिस लॉ इज ओनली फॉर गैसेस। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये लॉ बनाया है, एवोगैड्रो लॉ। बहुत ही सिंपल लॉ है। ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम of all gases contains equal number of molecule, contains equal number of molecule under similar condition of temperature and pressure, similar condition of temperature and pressure, temperature and pressure, ठीक है। यानी कि
सबसे पहली बात, इस लॉ को आप दो वर्ड याद रखिएगा, इक्वल वॉल्यूम, दो वर्ड याद रखिएगा। गैस के लिए है, ये तो क्लियर है, लॉ इज ओनली फॉर गैस, लॉ इज ओनली फॉर गैस। और दो वर्ड याद रखिए कि गैस का वॉल्यूम अगर इक्वल है तो उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इक्वल होगा। गैस का अगर वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इक्वल होगा। तो लॉ कहता है कि सपोज अगर मेरे पास एक ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, या फिर कोई और एक गैस है, सपोज क्लोरीन गैस है, ठीक है। अगर इनके वॉल्यूम इक्वल है और ये सारे गैस के टेम्परेचर्स एंड प्रेशर सेम है, तो इस गैस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ दो वर्ड याद रखना है, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बस ऐसे याद रखना है, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर ऑल गैसेस। एक कंडीशन है कि उनका टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन का टेम्परेचर 25 डिग्री है तो नाइट्रोजन का भी 25 और ऑक्सीजन का भी 25 होना चाहिए। ले लो। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ये 5 लॉ है, इस पांचों लॉ को बार बार आप ये वीडियो देख लीजिए 2-3 बार, आपके दिमाग में ये लॉ बैठ जाएगा तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। और ये लॉ बहुत ज़रूरी है, अगर हमें केमिकल कॉम्बिनेशंस का आइडिया होना चाहिए तो ये लॉ हमें आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।